आइए थोड़ा नीचे लगा लो। विशेष स्वागत हो गया मिताली जी का। अरे कोई बात नहीं, अभी घर कर अरे घर पे कर देंगे। ये लीजिए नारियल चलो चलो मैं सबके स्वागत की बहुत तैयारी की है। चंदन पाटिल पुणे केंद्र है संघ का प्रचारक है तो भारतीय किसान संघ का महाराष्ट्र प्रांत संघटन मंत्री असं आहे. भैया जी से खूब सारी बातचीत हो गई है, मैंने जिंदगी भी बता दी, टेक्निक भी बता दी। बहुत आनंद आया। आज हम सुबह से ही मतलब दोपहर से अच्छा मतलब 1 बजे के बाद आपके हाँ, वातावरण में आ गए। नए जी हैं, ये खुलर गांव यहाँ से कितना किलोमीटर है? 40। आज जाएंगे इनके गांव, वहाँ से यहाँ से 40। ठीक है, तो चलो आज हम जैसा कि कल भैया जी का मैंने मंतव्य समझा कि भैया जी चाह रहे हैं कि नए आदमी को कैसे हम सिखाएं कि वो बोले हाँ मैं रासायनिक छोड़ दूंगा, तुरंत ये शुरू करूंगा, और कि हम प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे और उसको बजट के आधार पर बताएं। भैया जी मैंने आज का प्रोग्राम ऐसे बनाया है कि सबसे पहले हम सामान्य फसलें देखते हैं। बैठो मिताली, तुम बैठो। सामान्य फसलें हम देखते हैं और फिर जो है हम जाएंगे नगद कैश क्रॉप करने वाले किसानों के लिए। और सामान्य फसल के पहले फसल देख लेंगे कैसे आई है ना, और फिर उसके बाद जो है पहले एक बार सारा टीवी का कार्यक्रम निपटा दें, सब फसलें देख लें। फिर इस पे हम जो है बोर्ड पर एक एक फसल की बजट बनाएंगे कि रासायनिक खेती करता है किसान तो क्या लागत आती है, और टीसीपीटी प्राकृतिक खेती किया तो पहले साल क्या लागत आई, कितना उत्पादन आया, दूसरे साल ऐसा, ये क्रम से करेंगे। कल जो है काफ़ी कुछ चर्चा भी हुई, अनौपचारिक चर्चा भी अच्छी हो गई, और चर्चा में एक छोटा सा और है। तब तक राज्यों के कितने लोग हाथ उठाए? महाराष्ट्र 1, गुजरात, हाँ महाराष्ट्र से 3 हो गए। हम अपने 2 किसान सुधीर जी के यहाँ भी एक जो है अनोखा आया है, एक बीज से जो है 8 कणसें निकले हैं, किसमें? ज्वार में, और एक पौधे में 5 गुच्छे आए हैं। ये केवल पूरे दुनिया में टीसीबीटी में ही संभव है, अपनी ही टेक्निक में। इतना खुराक दे दो कि वो उसमें 2-2, 3-3 मक्के आते हैं, 4-4 आते हैं, ये होता है। तो एक इनका भी है। और मध्य प्रदेश से कितने हैं? मध्य प्रदेश संख्या ज़्यादा, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, हरियाणा 2 लोग, ठीक, पंजाब 1, राजस्थान, ठीक है। और छत पे खेती के लिए हैं सीमा बहन जी, और जीवन शैली। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जलगांव वाले हमारे भाई साहब संजय महाजन जी की फसलें। ये आए थे मेरी ट्रेनिंग में। कब आए थे आप ट्रेनिंग में? 2017 में आया था, नासिक में ट्रेनिंग हुई थी, अच्छी ट्रेनिंग हुई थी 5 दिन की। और ट्रेनिंग के बाद ही जो है इनके बाद अभी गया मैं। कब गया था आपके यहाँ खेत? 1 महीना हुआ है। 1 महीने पहले मैंने इनकी जो फसल देखी यूट्यूब में डाली है, वो हम सबको दिखाते हैं। 28 फरवरी को
आप देखिए ये जो गेहूं है, अभी आप फसलें देखिए, और ये बंसी गेहूं है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इतनी हरी कच्च है, बिल्कुल एकदम तना मजबूत है और बाली बहुत शानदार है। इस बार भारत भर में बहुत ज्यादा अभी लास्ट तक बारिश हुई है। केवल प्राकृतिक खेती की फसल ही खड़ी रही है। कई किसानों के, हमारे पास लगभग 10 किसानों की रिपोर्ट आई है, प्राकृतिक खेती वाली फसल खड़ी रही है। 28 फरवरी 2023 और अभी हम हैं महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में श्री संजय महाजन जी के खेत पर। और ये संजय महाजन जी किसी भी कृषि पद्धति पर इन्होंने एक गेहूँ लगाया है। ये चौसी की वैरायटी है और देखिए एक सी वैरायटी पूरे खेत में समान रूप से बालियाँ आई हैं। बालियों में दाने अच्छे भरते दिख रहे हैं। ये देखिए 3-3, 4-4 कोट के दाने भरते दिख रहे हैं। ये जो है दाने भरने का कितना जो है एकदम से अपने दाने कैसे आते, अभी गेहूं में क्या है, अभी तक में 3 से 4 दाने लगते हैं एक कोस में, अपने में 6 दाने लगे, यानी कोस के ऊपर कोस आ गए। ऐसा भी हुआ है। इसको बाहर करो, जरा पूरा जला के लाना था। अब मैं इनका दिखा देता हूँ भैया जी मक्का। ये इनकी मक्का लगी है। कितने दिन का मक्का था संजय भाई? 90 दिन का। ये मौसम्बी के इनके पेड़ लगे हैं। ये लगे मक्का, इतना हरा कच्च मक्का रासायनिक खेती के और भी किसी टेक्निक में कहीं नहीं देखा है मैंने। आप कोई लोग ऐसे देखते हैं क्या, इस तरह की चौड़ा मक्का और इतना हरा कच्च? मैं इनके यहाँ पहुंचा था रात में, लगभग 9:30 बजे पहुंचा था ना। 9:30 बजे पहुंचा तो भी 25 किसान भैया जी मिट्टी लेके इनके घर में बैठे थे कि मिट्टी की जांच कराएंगे। अपनी मिट्टी की जांच एक देसी टेक्निक है। और मैंने आज देखा आप प्रार्थना प्रतिदिन प्रार्थना करते हो, तो वो जो प्रार्थना का असर है, मिट्टी पॉजिटिव हुई, जीवाणु डाले और मिट्टी में पंचमहाभूत जो है पूर्ण हुए, उसका परिणाम है। तो संजय भाई आप ऐसे आइए। आप लोग ये संजय भाई की फसलें देखिए, अच्छी लगी कि नहीं? अभी जो है आप चर्चा कर सकते हैं, भैया जी भी चर्चा करेंगे कि भाई कैसे लगाए, क्या लागत आई। और अभी जो है अभी प्रोडक्शन ले लिए? अच्छा बाकी है, ठीक है। आप लोग भी जो वैज्ञानिक महोदय है, आप इनसे चर्चा कर सकते हैं भाई क्या लागत आई, क्या बीमारी आई, कितना प्रोडक्शन, कैसा। फिर उसके बाद सेकंड किसान का दिखाते हैं। क्या क्या किया, प्रैक्टिस बताइए। प्रैक्टिस में आपने क्या प्रैक्टिस किया? हाँ, मैंने तो समझो बीज तो लगभग रासायनिक बोलो या चाहे टीसीबीटी बोलो चाहे कोई अन्य तंत्र में बोलो, बीज तो सेम ही लगते हैं 6 किलो 1 एकड़ में। तो मैंने जब बुआई की जो 6 किलो के हिसाब से 1 एकड़ में बुआई की है। और न्यूट्रिशन के बारे में अगर बोला जाए तो मैंने अभी तक उसको सिर्फ सजीव जल और षडरस दिया है, वो भी सिर्फ 2 बार, इसके अलावा कुछ भी दिया नहीं, और पानी दिया है बस। सजीव जल यानी क्या, और क्या खर्चा आया? सजीव जल बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा एक 200-250 रुपये लगते हैं 1 एकड़ के लिए, और षडरस के लिए भी यही कोई 300 रुपया लगता है, ज़्यादा तो लगता नहीं है। षडरस यानी आंवला और छाछ। षडरस में 6 लीटर छाछ होता है और 100 या 50 ग्राम आंवला की पाउडर होती है।
तो इतने कम और 2 और प्रैक्टिस इनने किया, ये बता नहीं पा रहा है। एक इन्होंने किया, जो भी फसल निकलती इसको जमीन में गड़ा दिया। गड़ाते। जैसे इतना कार्बन निकला जमीन में गड़ा दिए। मेरे माला विज्ञान के अनुसार इनके यहाँ 1.8% कार्बन है, जो मैं चेक करता हूँ। अभी लैब रिपोर्ट भी आ जाएगी। और एक और प्रैक्टिस इन्होंने किया, प्रार्थना। प्रार्थना अपनी टीसीबीटी प्रैक्टिस का पहला जो है पहला फार्मूला है कि प्रतिदिन जमीन पे सिर टिका करके प्रार्थना करना। जैसी प्रार्थना करते हैं उपज बढ़ जाती है। अभी कम से कम 3-4 ऐसे किसान हैं जो प्रार्थना करके जो है केवल प्रतिदिन प्रार्थना किया तो फसल जो है ठीक आई। तो अभी जो है इनकी जो लागत है, जुताई कितने बार करते हो आप? जुताई तो अभी बंद ही करना है। अच्छा, अब तो बंद ही कर देंगे इसके बाद। हाँ हाँ, अभी कोई जुताई नहीं है। कम से कम जुताई। ये जो मक्का है इसमें जो है हाँ। इसमें कोई भी जुताई हुई नहीं है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई जुताई नहीं? कोई जुताई नहीं है। सीधे लगाए हो? बस। कौन सी फसल के बाद? उसमें अपना सोयाबीन था। सोयाबीन था। हाँ, बारिश में। अच्छा, वाह, जोरदार। तो कोई जुताई नहीं, सीधे लगाए। और सजीव जल यानी 200 रुपए कितने बार डाले सजीव जल? 2 बार। 2 बार। और सड्रस? 2 बार। अब बताओ क्या प्रैक्टिस है, कुछ काम बचा है क्या? गोबर, गौमूत्र, गुड़, छाछ और मिट्टी घोल के 2 बार डालना, 400 लीटर। और सड्रस कितना? सड्रस कितना डाले हो? 2 बार डाले। अच्छा, चलिए ठीक है, बैठिए। अब मैं सेकंड किसान का जो है आपको फसल दिखाता हूँ। केवल ऐसे आप जुताई नाही करायला, हाँ, जुताई नाही, नांगरलं नाही नाही नाही, आणि बी कसं टाकलं? बी हाताने टोकून लावलं सर. हाताने टाकत नाही. हो, ती तुम्ही ते घेऊन चालले नाही. नाही नाही नाही, मजुरांद्वारे हातात खुरप्याने असं टोकणने केली त्याच्यात. असं किती याच्यामध्ये तुम्हाला ते टाकायला वेळ जास्त लागला असेल. हा, काय नाही, 5-6 मजुरी टाकून देतात. तुम्ही जेव्हा एक एकर- पेरणी करता हा. तेव्हा ते टिपण असते, हे असतं, एकाच वेळी 3 रांगेत चालतं. नाही नाही, मक्याचे कसं आहे, मक्याचे पेरणी होत नाही शक्यतो. नाही, ज्वारी, आता बाजरीचं- आमच्या भागात तर गहू, मक्याची जी ज्वारी, आहे, बाजरीचं काय गहू, ज्वारी, बाजरीची त्याची पेरणीच केली जाते. पेरणी करावी लागते. हो आणि मक्याचे तुम्ही लावत गेले. हो, ज्वारी बाजरीमध्ये पेरणी करावीच लागणार. हो हो, पेरणी बिना नांगरणी करता बिना नांगरणीच करू शकतो, फक्त हाताने टोकणने करावं लागेल. किंवा आता बरेचसे असे यंत्र आले त्याच्याने पण करू शकतो, पण काही अडचण येणार नाही त्याला. ज्वारी बाजरीला सुद्धा, गव्हाला सुद्धा नांगरणी न करता करता येईल. करता येईल, करता येईल, करता येईल. मला एक प्रश्न आहे, तुम्ही आता 6 किलो बियाणं वापरलं असं म्हणतात एका एकरसाठी, हो, कुठल्या पिकासाठी? मक्का. थोड़ा हिंदी में बात करें तो बाकी भी भारत भी सुनेगा। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मक्के के इसमें आपने 6 किलो का 6 किलो, 1 एकड़, 1 एकड़. तो टोकन करने के लिए, हाँ ड्रिबलिंग के लिए, हाँ हाँ. तो टोटल खर्चा कितना आया उसमें? वो करीब उसकी बैग होती है, वैरायटी वाइज बैग होती है. मैंने तो हाइब्रिड बीज लिया है, उसका रेट था 1150 रुपये एक बैग का. नहीं सिंधी जी, वो क्या लेबर लेबर कॉस्ट। कितनी लगी आपको? लेबर 5 लेबर लगी या लगाने 4 के लिए लेबर. लगाने के लिए। अच्छा, 1 एकड़ में 6 लेबर लगे. तो कुल लागत कितनी आई होगी मक्का पे, और उत्पादन कितना आया है? उत्पादन तो अभी निकालना बाकी है, हार्वेस्टिंग बाकी है उसके अभी. गेहूं के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, गेहूं. आपने जो गेहूं का बताया अभी, हाँ हाँ उसकी तो सोइंग की है ना गेहूं? हाँ, गेहूं की सोइंग की है. जैसे कि उसमें भैया जी ने अभी पूछा, हाँ गेहूं में आपने सोइंग की है? सोइंग की, सोइंग की. तो उसमें बताइए ना थोड़ा डिटेल में गेहूं का जो अभी दिख रहा है। हाँ, जैसे कि आपने शुरुआत से लास्ट तक की क्या क्या प्रैक्टिस करें? हाँ, जैसा कि उसमें सोइंग के लिए. गेहूं में आपने जिसको हम मराठी में मोगड़नी बोलते हैं, हाँ। वो तो किया होगा कम से हाँ कम। हाँ उसके बाद पाली डाला होगा एक, हाँ हाँ, 2 हो गए प्रैक्टिस। बिल्कुल उसके बाद आपने सोइंग किया होगा, बिल्कुल. सीड ट्रीटमेंट किया था क्या उसको? हाँ, सीड ट्रीटमेंट क्या किया. किया था? सीड ट्रीटमेंट में ऐसे फंगस के लिए जो हम बनाते हैं कुंद्रक्षक घोल वगैरह, वो उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं. ओके। और उसके बाद सीधा सोइंग। हाँ, सोइंग में कितने लेबर लगे थे उसमें आपको? सोइंग में नहीं, वो तो ट्रैक्टर से सोइंग किया है. ओके।
अब उसका कितना आया गेहूं का आपका उत्पादन? गेहूं का उत्पादन आया 14 क्विंटल एक 1 एकड़। बंसी है सरबती का बंसी बंसी का अमूमन 7-8 कुंटल 9 कुंटल आता है ज्यादा। बंसी में यही दिया है सजीव जल और हाँ हाँ, न्यूट्रिशन तो यही करता हूँ मैं। और आज तक के मैंने गुरुजी की यही 2 फार्मूले इस्तेमाल किए हैं, दूसरे अभी शुरू भी नहीं किए क्योंकि जरूरत इतनी लगती नहीं है। सजीव जल आणि षडरस सजीव जल कैसे बनाते हैं? सजीव जल में 200 लीटर पानी में 10 लीटर गोमूत्र, 10 लीटर गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो दही और 1 किलो मेड़ की मिट्टी। ठीक है, बैठिए। अगले किसान भी हैं और भी। तो अब हम शुरू करते हैं। एक गेहूं की आपको फसल दिखाता हूँ। राकेश जी हैं, राकेश जी सामने आओ। और ये जो है हरियाणा के किसान हैं, युवा किसान, ये देख करके इन्होंने शुरू किया। और पहले इनकी देखिए फसल। कब गया था मैं तुम्हारे खेत देखने? फरवरी में गया था, ठंड थी उस समय ना। अब देखिए हरी कच्च फसल पूरे तरफ, सब तरफ जो है जोरदार दिखे नहीं पत्तियां। और मिट्टी पॉजिटिव है तभी गेहूं अच्छा हो सकता है। तो ये मैं ट्रायल करता हूँ किसी तीसरे व्यक्ति से। ये मिट्टी आपने कहाँ से निकाला है? खेत से निकाला है? हाँ, तो फिर से निकालो जरा दूसरी मिट्टी। ये ट्रायल मैं आपसे करता हूँ। आप आइए ना, आप बाहर से हैं तो मैं इनसे करता हूँ। ये मुट्ठी बंद करो और मेरी ताकत को आराम से, मेरी ताकत कुछ आप रोक लीजिए, ठीक है? आप मिट्टी पकड़ो, मिट्टी हाथ में पकड़ो। पहले जितनी ताकत थी और अभी जितनी ताकत है वो बढ़ी है कि नहीं? अपने किसानों के खेत में ये पहला प्रैक्टिस है हाथ वाला। अब जो है जिस किसान के यहाँ भी जाएंगे, मिट्टी हाथ में रखेंगे, ताकत दुगनी तो चौगुनी बढ़ जाती इंसान की। बाकी किसी भी रासायनिक खेती में और भी दूसरे प्रैक्टिस में, जैविक खेती की, वहां जाओगे मिट्टी हाथ में रखोगे, ताकत एक तो बढ़नी ही नहीं है और अमूमन 99% चांसेस है कि घटनी है, ताकत ही खत्म हो जाती है। किया कि उनकी भूमि और अग्नि और वायु घटी हुई थी। तो मैंने कहा अग्नि घटी है, तुमको कफज है, ठंड से एलर्जी है, वायु घटी है, पेट में दिक्कत है। उन्होंने हर चीज में हाँ बोला। तो ये डायग्नोसिस करना मैंने शुरू किया है 1.5-2 साल पहले से। और ये डायग्नोस करना ऐसा, तुम भी सीख गए, ये भी सीख गए। और इसमें से कौन कौन सीखे? पंकज मंडा सीख गए हैं, ये सीख गए हैं, ये सीख गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लोग। मैंने आपको कैसे सिखाया बताओ? अपने आप ही सीख गए ना। मैंने कहा ऐसे ऐसे करो बस। ये पंच महाभूतों का ध्यान करो, स्मृति करो, प्रार्थना करो और पूछो उनसे। तो इतना बढ़िया सीख गए हैं कि अभी ये हजारों लोगों की मिट्टी की जांच कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में नई थीम है, ये कहीं नहीं, ना जर्मनी ना जापान, कहीं नहीं है। अभी आप जो है आपके हाथ का, हम में से किसी का भी चेक कराइए, बताएंगे कि आपके शरीर में पंच महाभूत किस स्थिति में है। और ये चेक हम करते हैं ये माला से इस तरह से। तो ये एकदम जो है, एकदम एक नया जो है, नया थीम ही है पूरा का पूरा ये, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि राकेश जी से आप चर्चा कर सकते हैं। इनका भी हो गया है, प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग हो गई जी, बताइए, चलिए चर्चा कर सकते हैं। कौन सी वैरायटी है? 187 नंबर है, हाइब्रिड में है सर। हाइब्रिड जी सर, फर्स्ट वैरायटी है ये, और 21 क्विंटल निकली है मेरी प्रति एकड़। क्या इसके अंदर मैंने गोवर्धन खनिज खाद यूज किया है 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक, और
लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी और पीली मिट्टी, वो लगभग 2-2 क्विंटल हमने वो डाली है प्रति एकड़। और ऊपर से हमने जो वो स्प्रे में यूज़ किया न्यूट्रिशन के लिए, वो सभी मिट्टियाँ मिला करके उसमें जैव रसायन भी और सड़रस भी 2-2 लीटर जीवाणु कल्चर में 200 लीटर में डाल करके, और नीचे की मिट्टी थी 4 से 5 फुट की, 10-15 kg वो, उसको लेकर के और 20 से 30% प्रति एकड़ स्प्रे मारे इसका। बीज कितना उपयोग 40 kg। ये 40 kg मैंने 3 तरीके से लगाया हुआ था ये अपने फील्ड में। एक की तो मैंने बिना जुताई के ऐसे ही बीज में लगा दिया, दूसरे की मैंने जुताई करके उसके बाद में फिर उसमें लगाया। 40 kg मैंने 3 तरीके से लगाया हुआ था ये अपने फील्ड में। एक की तो मैंने बिना जुताई के ऐसे ही बीज में लगा दिया, दूसरे की मैंने जुताई करके उसके बाद में फिर उसमें लगाया, और तीसरा से कचरे में ही मैंने ऐसे ही बीज को बिखेर करके उससे करवा दिया। तो तीनों में जो डिफरेंस आया, जो बिना जुताई की थी वो बिल्कुल भी गिरी नहीं, बरसात भी हुई, तूफान भी आया, लेकिन वो गिरी नहीं, पूरी खड़ी रही। जिसकी मैंने जुताई की थी वो गिर चुकी थी। ये डिफरेंस उसमें समझ में आया। उत्पादन में उत्पादन सेम है सबका सही। हाँ। ये जो गिरी हुई थी उसका भी उत्पादन जो नहीं गिरी थी उसके बराबर आया है। हाँ जी, जो गिरी हुई थी वो ज़्यादा, उसमें टिल्लर आ गए थे और वेट ऊपर ज़्यादा हो गया था। कुछ उसकी जुताई हुई थी पहले उस एकड़ की, तो उसकी वजह से वो नीचे से जड़ें पूरी संभाल नहीं पाया, तो वो इस वजह से गिर गया, ऊपर ज़्यादा वजन हो गया। और जो कचरे में डाली थी, वो कचरे में डाली थी आपने, मतलब बिना के करे, मतलब बिना जुताई और बिना, नहीं वो तो सीधा ऐसे ही मान लो कचरा में उसका भी 20-21 क्विंटल है। एवरेज सेम है, सिर्फ वो जो जुताई की हुई थी वो गिर गई, और जो बगैर जुताई की थी वो खड़ी रही। यदि गिरती नहीं तो क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होता? यदि अगर गेहूं नहीं गिरती तो नहीं, वो पट्टी जुताई के बाद में ये मौसम खराब हुआ था, सारी फसल पक चुकी थी। वक्त उसमें कोई जो difference नहीं मैक्सिमम, आया। तो उसके बाद ही मौसम ज़्यादा खराब हुआ। मौसम तो अभी लास्ट में खराब हुआ ना, पहले तो कोई मौसम का मार ही नहीं था, तो फसल पक चुकी थी। ठीक है, चलिए अब मैं पंकज मंडा जी के लिए बता देता हूँ भैया जी कि ये YouTube से जो है 3 साल से देख के इनके खेती में कार्बन बढ़ाने का काम किए हैं। 1.4% कार्बन आ गया इनके खेत में। कार्बन जब स्टेब्लिश हो गया तब हमने इनसे कहा भाई एक बार बेड बना लो जिंदगी भर में। तो अभी पिछले सीजन में ये कितने एकड़ में बेड बनाए हो? 30 एकड़ में है जी। 30 एकड़ में इन्होंने जिंदगी भर में एक बार बेड बना दी। अब वहाँ हल बखर कुछ चलेगा नहीं। और ये मल्टी क्रॉप करता है, मतलब इधर सरसों फूल रहा है, नीचे दूसरी क्रॉप लगा दिया, चुकंदर लगा दिया, गन्ना लगा दिया, ये काटा कि दूसरा। तो अभी इसने क्या है कि 3 किलो 6 किलो प्रति एकड़ गेहूं बोया है, प्रति एकड़। अधिकतम 6 kg है जी, और कुछ में 3 kg प्रति एकड़ भी है। और शानदार जो है इसका, एक थोड़ी देर देख लें वीडियो वाले हैं, कम से कम बीज लगा करके और ये खेती में कीर्तिमान बनाने वाले हैं। दूसरा काम है, इन्होंने TCBT पद्धति से भूमि का उपचार करके बेड तैयार किया है। अब इस बेड में अब ये जिंदगी भर ना जुताई करेंगे, ना निंदाई, ना गुड़ाई, केवल फसल लगाएंगे और फसल काटेंगे। आइए देखते हैं कि पंकज जी ने ये कैसे तैयार किया। पंकज जी मुझे बताइए कि आपने ये बेड कैसे बनाया, कैसे भूमि उपचार किया? सबसे पहले तो गुरुजी इसके अंदर अपने लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और जिप्सम और गोवर्धन खनिज खाद सारे को मिक्स करके इसके अंदर डलवा दिया। साथ में सुपर सोइल, सूरपाल और नैनो मंडाजा दे दिया। उसके बाद मतलब वो बेड निकालने के लिए रीजर होता है, उसको चार ऊर्जा जल वगैरह चला है? ऊर्जा जल वो तो भरपूर चलता ही है। ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल वो तो चलता ही है, जब भी सिंचाई करते हैं तभी चलता है, और पहले से 2 साल से चलते आ रहा है। नहीं, वैसे भी भूमि उपचार
ये इसकी बिल्कुल एक साल से शुरू हो गई नीचे। बीज कौन सा है? ये बीज देसी है गुरुजी। देसी बीज है। हाँ जी। अच्छा इधर देखो, कहीं से देख लो गुरु, 4 फीट है दूरी तो भी हाइट है कोई। ये कितने ग्राम बीज है बुआई भी इसमें? इसने 25 नवंबर की है। ये 50 ग्राम बीज। लेट बुआई, सामान्य बिल्कुल तो लोग लेट 1 बुआई किलो है। 800 ग्राम 1 किलो बीज यूज करते हैं। और अब मैं कुछ और फसलें इसकी दिखा देता हूँ। ये गेहूं लगाई इन्होंने। खा गई ऐसे। अच्छा, अभी की नए गेहूं की वीडियो अभी दिखाई गई। ऐसे बेड बना बना के बोए 5 हैं। ग्राम से भी सरसों बोई हुई है। ये इन्होंने मिट्टी की जांच की रिपोर्ट करवाई है। ये आ गया है इसमें सल्फर 10.42, ये आ गया जिंक 0.75। अच्छा, तो इतने इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट हैं। तो ठीक है, ये सारा और यूएस अमेरिका से भी जांच करवाई है। पंजाबी में है, ये लास्ट में है इसका अपने रोक। ये गुरुजी की टेक्निक भी मैं इसी वजह से फॉलो करने लगा था। हम ना सॉइल बैलेंसिंग पे काम कर रहे थे कि मिट्टी के अंदर पूरा न्यूट्रिशन बैलेंस में कर दें, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़े, ना कोई बीमारी आएगी और जो भी अपना प्रोड्यूस होगा वो न्यूट्रिशन डेंस रहेगा। जो आज ये मान लीजिए कुपोषण की और ये दिक्कतें हो रही है, बीमारियां, ये सभी चीज़ें छुटकारा मिल सकता है अगर हम जमीन को पोषित कर लें और बैलेंस कर लें। इसके लिए हम काम कर रहे थे, हम सोर्स ढूंढ रहे थे और गुरुजी ने उन सभी चीज़ों पे काम कर रखा था। तो मैंने इस टेक्निक को समझा और अप्लाई करना शुरू कर दिया। उससे पहले हम यूएसए से सॉइल टेस्ट करवाते थे, उससे हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कितना किलो क्या चीज चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको यूएसए में कहाँ से करवाते थे? यूएसए के अंदर एक है जी लोगान लैब है, 2 यूएसए में है और 2 ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अच्छा। उनको कुरियर से भेजना पड़ता है और वो भेज देते हैं अपने को, रिपोर्ट 1 मंथ के बाद आती है। तो उसमें हम बहुत तंग होते थे, 1 महीना पहले जाती थी, फिर रिपोर्ट आती, फिर हम उस पर काम करते, फिर दोबारा भेजते। तो उसके बाद जब गुरुजी की ये माला से चेक करना हमने सीखा तो उसके पैरामीटर और इसके पैरामीटर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे थे। अपने इंडिया में जो लैब टेस्ट हो रहे हैं वो उसके बराबर नहीं आ रहे थे, वो सभी चीज़ें गलत थी। उसके हिसाब से अगर हम कोई भी काम करते वो उल्ट हो रहा था, क्योंकि एसिड यूज किया जाता है अपने सॉइल टेस्ट करने के लिए। हमारी जमीनों के अंदर जो फिक्स पड़ा हुआ है, एसिड डालते ही वो सोल्यूबल हो जाता है और उसके हिसाब से हमें सब चीज़ें ऑप्टिमम दिखाई देती है कि हमारी ज़मीन में सब कुछ है, लेकिन वो सब चीज़ें गलत है, वो है नहीं। और उसके बाद ना ही एग्जैक्ट पीएच का पता चलता है। हमारी ज़मीनें कैल्क्रियस है, ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। जैसे ही एसिड डाला जाता है वो सोल्यूबल हो जाता है, हमें दिखाई देता है कि हमारी ज़मीन में कैल्शियम पूरा है और है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी वजह से पीएच रहता है बहुत ज़्यादा हाई और उसी की वजह से दूसरा न्यूट्रिशन कोई उठा नहीं सकते। टेस्ट कराया, हमें कैल्शियम पूरा आ गया और सबसे जरूरी चाहिए हमें कैल्शियम जमीन के अंदर, वो है ही नहीं और हमें टेस्ट में पूरा आ रहा है तो हम काम नहीं कर रहे उस पर। उसकी वजह से ये बीमारियां और दूसरा जो भी ये है ना अपने फल की कीपिंग क्वालिटी नहीं है, वो सभी चीज़ें उसकी वजह से है। सबसे पहले कैल्शियम अपने को 68% चाहिए ज़मीन में, उसके लिए हम काम कर रहे थे। और जब गुरुजी से हमें ये पता चला और इसको किया तो वो करना हमारे लिए इतना आसान हो गया। जैसे ही इसको हम आगे भी करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमें आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। किसी कोई प्रश्न हो? मतलब जी आपने अभी बताया 68% कैल्शियम चाहिए जी। किस चीज के लिए? ये चाहिए थी अपनी जमीन में कभी कॉम्पैक्शन नहीं आए और जो भी अपने अगर कैल्शियम 68% आपकी जमीन में रहेगा तो 3 फीट तक आपकी मिट्टी, अगर आपने मिट्टी के ऊपर बुलडोजर भी चला दिया और उसके बाद पानी दोगे तो आपकी जमीन वापस फूल जाएगी, कॉम्पैक्शन नहीं आएगा आपकी जमीन में। अभी जो कॉम्पैक्शन आ रहा है, अभी कंडीशन ये आ गई है कि 42 से 43% तक अपने कैल्शियम रह गया, मैग्नीशियम का रेशो चला गया 28% तक और वो रहना चाहिए। जो भारी जमीन है उनमें 12% मैग्नीशियम रहे और 68% मिनिमम कैल्शियम रहे। अगर वो रहेगा तो जमीन आपकी परमानेंट ये कॉम्पैक्शन से बचेगी, नहीं तो आप पानी देंगे 1-2 बार में आपकी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप कोई भी चीज़ है, अभी कोई भी फल को आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, वो गलने लगता है, सड़न होती है। अगर आपके कैल्शियम आपकी ज़मीन में पूरा है तो आपका फल कभी सड़ेगा ही नहीं। आप कितने मर्जी दिन रख लीजिए वो ड्राई हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, लेकिन उसमें सड़न कभी नहीं आएगी। जितने मर्जी टाइम आप रख सकते हो, कोई भी चीज़ को ड्राई कर सकते हो। फल है क्या आपके पास अभी? अभी यहाँ तो नहीं है मेरे पास। मैं आपको बताऊँ, मेरे खेत का ही पिछले साल सितंबर के अंदर जो घिया, जिसको हम लौकी गोल जो होता है वो कद्दू बोलते हैं, उसको तोड़ा था हमने सितंबर की 12 तारीख को और उसकी सब्जी हमने बनाई थी जनवरी की 19 तारीख को और उस दिन तक वो ऐसा पड़ा था जैसे आज का तोड़ा हो। और ये बहुत सी चीजें, अभी तक किन्नू भी
हमारे जो एक और भाई हमारे साथ जो काम कर रहे थे उनके खेत का किन्नू, अभी किन्नू ज्यादा से ज्यादा रहता है, आप मान लीजिए मई मार्च के लास्ट में टूट जाते हैं, उस समय ही सॉफ्ट होने लग जाता है और गलने शुरू हो जाते हैं। वो किन्नू दिसंबर का तोड़ा हुआ है, अभी मेरे घर पे पड़ा है, वो साइज छोटा होता जा रहा है लेकिन वो गला नहीं है। पहले ऐसा होता था, हम लोग आप ताबूत कोई रख भी देते चीज थे, को वो सुखा कद्दू, सकते हो, कोई और भी 4 चीज को महीने कितना बाद जो है मर्जी टाइम रख उसकी सकते हो। वो बनते थे बुलिया उलिया, वो सब पहले होता था। अब वास्तव में फलों की वो खत्म अब हो गई। और उसमें वजन भी अलग ही रहेगा हर चीज का। अभी जैसे मैंने 6 kg बीज से दिसंबर में गेहूं लगाया था, बहुत ज्यादा लेट हो गया, लोगों के हिसाब से तो 1.5 महीना लेट चला गया मेरे, क्योंकि ये हम सोए मिट्टी में सब कुछ डालना करना काम कर रहे थे। 6 kg बीज लगाया, वो भी मेरी 15 क्विंटल तक चली जाएगी, जिसमें से बंसी और ये 8-9 तक रहेंगी, 7 भी रह सकती है 3 kg वाली। और जो दूसरी जैसे रिसर्च वेराइटीज हैं वो 15 क्विंटल तक दिसंबर की 6 kg लगाई हुई भी जाएगी मेरी। उसका दाना आप दूसरी गेहूं के बराबर रखेंगे 3 गुना बड़ा रहेगा, बिल्कुल पिचकेगा नहीं कहीं से, बिल्कुल गोल। क्या डिस्टेंस रखते हैं उसमें 6 kg लगाते हैं? 6 kg हमारे वहाँ मशीनें हैं जी, मशीन से ही लग जाता है लगभग। उसमें आता है, आप ये मान लीजिए लाइन से लाइन 9 इंच और पौधे से पौधा 6 इंच 7 इंच ऐसे चलता है। अभी जैसे ये बेड बने हुए हैं, इसके ऊपर मैंने कॉटन तो गेहूं के अंदर ही लगा दिया है। इन बेड को बिना छेड़े हम मशीन से इसके ऊपर कॉटन निकालने के बाद भी इन्हीं बेड पे गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इतने सीड पे बच जाएंगे? बिल्कुल जी, अगर यही नवंबर में लगा होता तो इसकी प्रोडक्शन 25 क्विंटल से भी ज्यादा जाती। सीड इतना कम कैसे लगता है? कम ये सीड से हाँ लग जाता है जी, अगर आप हाथ से लगाएंगे तो 1.5 kg में ही लग जाएगा इस डिस्टेंस पे। 2 kg तो मैंने लगाया 9 इंच बाई 6 इंच जी, तो उसमें 6 kg कैसे आएगा? वो तो मशीन से लगाया ना जी, तो वो आइडिया दिया आपको कि वो रहता है उसमें, कहीं पे कई बार 2 इंच पे भी सीड आ जाता है, 3 भी, वो मशीन से मैनुअली नहीं है। तो अगर हम इस डिस्टेंस पे लगाते हैं तो वो परफेक्ट है गेहूं के लिए, उसमें आपका सीड लगेगा 2.5 से 3 kg मुश्किल से, लेकिन मशीन से पूरा वो परफेक्ट रहता नहीं है। पिछले साल मैंने 6 ग्राम गेहूं से सरसों से लगाया था 8/3 पे, तो प्रॉपर लग गया। इस बार कोई मशीन नहीं थी, उससे ट्राई किया, 5 ग्राम सीड तो लगा, लेकिन कुछ जगह पे स्पेस खाली रह गया, वो पूरा नहीं आया। 40 किलो भी आना लगता है, 60 किलो माने तो क्रांति है। SRI सिस्टम में 2 किलो लगता वो है। 2 किलो ही वो क्या है, हम सीड के ऊपर सीड डाल रहे हैं, पूरा जर्मिनेशन नहीं है अपने, तो हमको समझ नहीं आ रहा 40 किलो वाला। 40 किलो सीड में तो सीड के ऊपर सीड आ जाएगा आपके। अगर जर्मिनेशन पूरा हो तो 40 किलो सीड की फसल अपना हो ही 32 नहीं किलो सकती, बीज वो गिर बचाया जाएगी। भाई ने, और उपज भी लेगा 20-25 कुंटल। अभी लोग पूरा बीज खाने के बजाय जमीन में डाल देते हैं। पिछले साल 6 ग्राम सरसों से 8.5 क्विंटल उत्पादन हुआ था, और चना मैंने 2 kg लगा के 24 क्विंटल तक निकाला हुआ। 2 और किलो चना। इस बार ही मेरे 16 क्विंटल 17 क्विंटल से प्लस चना जाएगा। इसके साथ में ये ब्रोकली और ये लगी हुई गेहूं के साथ। हाँ, ये सरसों में आएगा चुकंदर और वो लगा हुआ है। हाँ, देखिए कैसे इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं। एकदम हरा भरा, ये हरी तो है। बिना यूरिया DAP बिना पेस्टिसाइड, कोई इसमें रासायनिक खाद नहीं डाला जा रहा है, और फसल ऊपर से देखिए बिल्कुल एकदम शानदार इसमें फ्लावरिंग है। नीचे से ही इसमें जो है ये ब्रांचेस निकल रहे हैं, और अच्छे जो है इसमें जो फ्लावर ये सरसों तो अपनी कमजोर में है गुरुजी, आगे दिखाऊंगा आपको। ये तो कमजोर में है। ये 80 ग्राम बीज भिजवाई गई थी गुरुजी, 80 ग्राम। हाँ, 4 इसके अंदर सरसों के बीच आलू लगा हुआ है, ऐसा नीचे लगाया हुआ। आलू अभी निकालना है, आलू की प्रोडक्शन पूरी आ सकती है अगर इसको सरसों से 1 महीना पहले बोया जाए और बाद में सरसों लगा दिया जाए। ये फलियां देखिए बिल्कुल 1 फीट से शुरू हो गई। गेहूं के साथ में भी गोभी लिया था हमने, चने के साथ में भी गोभी लिया था, सभी चीजें ऐसे। अभी कॉटन लगाया सारे में, कॉटन के साथ में सब कहीं पे हम मिलेट्स भी लगाएंगे, और कुछ जगह पे ये जैसे सब्जियां हैं बेल वर्गीय जो नीचे में रहती हैं सभी लगाएंगे, और लगभग जगह पे मूंग ये भी लगाएंगे। एक टाइम पे 2 से 3 फसल आ सकती है जी, और सभी का प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कम रहेगा, सभी का बम्पर प्रोडक्शन रहेगा अगर सही ग्राफ पे हम जाते हैं। और आगे अपनी 5 ग्राम वाली सरसों भी है 8 फीट पे लाइन। अच्छा, वो भी दिखाता हूँ मैं। चल
इसमें कलियां देखो गुरुजी सभी के ना क्या होता है कलियां। और ये सरसों निकल चुकी है मेरे, जो 5 ग्राम वाली सरसों थी वो इस बार थोड़ी कम निकली है, 7 क्विंटल पे रही है। 50 ग्राम वाली 9 क्विंटल निकली है, और जो एक 120 ग्राम में लगाई थी वो भी 9 क्विंटल निकली है। वो उसका कारण ये था कि उस फसल में, उस खेत में फसल चक्कर नहीं हुआ। 3 साल से लगातार जवार सरसों जवार सरसों सारे में लगा हुआ है। अच्छा, ये गंगा इंटरक्रॉपिंग किया उसमें क्या क्या है? ये तो आपका ये उत्पादन नवंबर के आलू तो अभी निकालना है। हाँ, और आलू उसके अंदर अपने 70-80 क्विंटल तक आलू तो आराम से आ सकता है। अगर आप 1 महीना पहला लगाता हो तो पूरा आएगा, जितना दूसरों के आ रहा है उससे कम। और आलू का सीड लगेगा आपके ज्यादा से ज्यादा 2 क्विंटल। मतलब गन्ने का बीज 2 क्विंटल प्रति एकड़ है। गन्ने का भी 2 क्विंटल बहुत निकलेगा। बढ़िया। 2 पे लगा हुआ है अपना, ये जर्मिनेशन शुरू हो गई है। हाँ, नवंबर की इसने 25 तारीख को लगाया था। ये आपके पैरों में देखो, हाँ, ये जर्मिनेशन शुरू हो गई है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी ये जर्मिनेशन और हाँ, जैसे ही आप जो है सरसों कट करेंगे वो गन्ना चल पड़ेगा। इसमें आगे चुकंदर भी लगा हुआ है। अच्छा, इसमें जुताई, निराई, गुड़ाई कुछ करने का वो काम बंद है। इसमें कोई काम नहीं होता है। अपने आप उग जाता है। सारा साल का जो बीज झड़ेगा वो भी जिस अगले साल हिसाब से हम काम करें उसमें आपके लिए जो ये खरपतवार है ये समस्या नहीं है, आपके लिए काम करेगा ये। कैसा लगा भैया? बहुत बहुत जोरदार। सामान्य एक जो है, जो मेरा किसान है 1.5 एकड़ का, 1.5 एकड़ वाला, 22 एकड़ वाला 350, हर किसान सफल होगा। और हर परिस्थिति, क्योंकि ये रासायनिक खेती बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इसको भेदने के लिए खुद कृष्ण को घुसना पड़ेगा वाली बात है। इससे निकालना और कठिन जो है काम, पर ऐसे जो युवक हैं जो इसको समझ गए, जैसे लेखराम जी समझ गए, ये समझ गए, ऐसे लोग चाहिए। चलिए एक मैं दिखाता हूँ ये चंदन जाड़ जी का। इनके यहाँ देखिए कैसे लगे हैं, इनके यहाँ भी खरबूज 1 2 3 4 5 एक पौधे में इतना। कल अपन जो देखे ना वो तो शुरुआत था इनका। इनका खेत भी देखने दूर दूर से लोग आए, और ये इंटरक्रॉप किए हैं, मतलब केले के साथ खरबूज। तो जितना केला से पैसा मिलेगा उससे ज्यादा इनने इंटरक्रॉप से कमा लिया, खरबूज से। अरे बाप रे, एक फल 2 फल, पत्ते पत्ते पर फल है। इधर देखो, पत्ते पत्ते पर फल है। क्या बात है, जबरदस्त। अमूमन इतनी फल नहीं आती। जो व्यापारी आए के बोला एरिया में क्या बात कर रहे हो? अच्छा, एक आपने दूसरे रास्ते में देखा पत्ते गल रहे हैं, वो आपके साथ देखो ना, ये तो फल लगने के बाद भी ये फूल पर फूल दिख रहे हैं। इतने सारे फूल आ रहे हैं। आइए चंदन जी, अनुभव सुनाइए जरा। केला और गन्ना, चौथे साल का इनका चंदन जी का केला भी बहुत अच्छा अभी प्रोडक्शन दिया है। ये अगले साल मैंने बिना इंटरक्रॉप में लिया था खरबूज, तो मेरा 28 टन निकला था, और इस बार मेरा 45 टन के पैसे आ गए, और 10 टन माल करते करते खराब हो गया कुछ। तो 55 टन हो गया था। 55 टन हो गया। कितने एकड़ में? ये मेरा 6 एकड़, मतलब 4 एकड़ है, 6 बीघे बीघे चलते हैं हमारे यहाँ पर। 4 एकड़ में 55 टन, 10 से 11 टन, ऐसा कितना आता है प्रोडक्शन? मेरा अगले साल 28 ही टन आया था ना, मैंने केमिकल से करा था। अच्छा, पिछले साल केमिकल में 28 किए थे। और इंटरक्रॉप भी नहीं थी, इस बार इंटरक्रॉप भी केला। तो क्या लागत क्या आई थी पिछले साल? पिछले साल मेरे को 1.5 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा आ गया था, बीज और खाद का। बीज और खाद का, और दवा भी डाले दवाई होंगे? भी डाले थे, 28,000 रुपए लीटर की दवाई भी डाली थी पिछले साल। पिछले साल। और इस साल कितना के डाले भैया? इस बार भी 28,000 वाले की नौबत आई थी। हाँ। पर मैंने छाछ द्रव्य रसायन इस पे 2 बार डलवा दिया। हाँ। तो वो उसकी मतलब वो जो कवर हो आपका गया। वो प्लाट देखा था ना हाँ। आपने रास्ते हाँ। में, वो उसमें और इसमें एक वो तकलीफ आई थी। और इसमें जब छाछ द्रव्य रसायन हमने चलाया कि इसकी रंगत ही बदल गई गुरुजी। और सररस तो हर 8-10 दिन में चलाते थे,
और पंच कौवे भी बना के हमने एक बार इसमें लिया था। तो 1 साल हुआ है टीसीबीटी 6 प्राकृतिक? महीने 6 महीने हुआ है। 6 महीने केवल इस खेत में। तो मेरे यहाँ तो 1 साल हो गए। जिया जी का खेत है और वो डॉक्टर है पैसे से। अच्छा, ठीक है। कोई प्रश्न चर्चा? ये पहले किसान है, 6 महीने में अभी इन्होंने चेंज किया है। पहले खूब रसायन डालते थे और मुर्गी की खाद भी एक जगह डाली है, जहाँ मुर्गी की खाद डाली वहाँ का पूरा केला कंडप है। 3 साल हो गए मेरे को उसको सही करते, पर नहीं हो रहा है वो सही खेत। अगर अपनी सीधे चेतावनी है, दुर्गंध वाली कोई भी खाद डाले। आजकल क्या गोबर गोमूत्र गुड़ बेसन डाल के वो घोल खूब डाल रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से मिट्टी में फंगस आता है, और जहाँ मुर्गी की खाद डलती वहाँ भी फंगस आता है। तो जहाँ जिस केला में डालो वहाँ केला कैसा है आपका? कौन सा मुर्गी वाला? हाँ, मुर्गी वाला। वो तो गुरुजी मेरे को 2 साल हो गए। इस बार अब मैंने ऊर्जा जल उसमें 1,000 लीटर चलाया पर एकड़। अच्छा। 3-4 दिन तक ऊर्जा जल ही मैंने मतलब गुस्से में चलाया? गुस्से में चलाया। अच्छा। ऊर्जा जल चला दो या तो फिर निकाल देंगे। तो वो उसकी रंगत चेंज हुई है गुरुजी। अच्छा। क्या? और फिर फसल गुट्टी भी मैंने पीछे से छोड़ दी उसके। मैंने कहा फसल गुट्टी भी चला दो अभी इस बार। अच्छा। नहीं तो देखते हैं, गर्मी है नहीं तो अब इसको निकालना पड़ेगी इस क्रॉप को, और 2-4 महीने घामी खिलाना पड़ेगा। पर उसकी रंगत बदल गई गुरुजी। आप क्या गए थे ना, उसके बाद में तुम्हें डबल वो हो गया। आप वो 34 साल वाला केला भी बता दीजिए गुरुजी। केला इसमें नहीं है, मैं बाद में दिखाता हूँ। इसी में है? इसी में आ गया हो। हाँ, ये है क्या केला आपका? नहीं नहीं, ये नहीं, ये दूसरा केला। नहीं, ये तो जिया जी घर का है पूरा। दिखाता हूँ। चलो चलिए भैया, एक किसान का और हम दिखा देते हैं। ये हो गया, और एक अमरूद दिखाते हैं आपको नागपुर का। ये देखिए भैया अमरूद, ये 1.5 2 किलो के अमरूद आए थे। ये देखो, ये छोटा नागपुर के आसपास के किसान बोले ये क्या हो गया इनमें। ये सब साइज देखिए भैया, एक हाथ में ये और गजब का टेस्ट। ये मात्र 3.5 साल के पौधे हैं, सब 12 फुट के आसपास चले गए हैं। यानी 17 मार्च 2021 को रोपा गया था ये बाग। 2 साल हुआ है। अब बताइए 2 साल में बाग कहाँ पहुंच गया? 21 माह में 8 फुट ऊंचाई आ गई। पत्तियों का अमरूद की पत्तियां। हाँ, पत्तियां भी जबरदस्त। क्विंटल अदरक की उपज ली है, वो भी पूरे जैविक खेती से। और यह कमाल हुआ भूमि उपचार के कारण। इस खेती में भूमि उपचार के लिए काम किया अहमदनगर के राजन सालुंके जी ने। आदरणीय सालुंके जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते। ये अदरक जो है 6 फुट ऊंचाई आई थी भैया जी, 6 फुट। इतनी ऊंचाई अदरक में नहीं आती। अदरक तो इतनी ऊंची होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी। ये 6 फुट ऊंचाई, और 1 से लेके 1.25 किलो की कंद निकली है। ये देखिए वीडियो आप। ये सफलता की कहानी किसान की जुबानी। ये पॉली हाउस में हुआ था, इन्वायरमेंट अच्छा उसको मिल गया, बढ़िया हो गया, इसलिए ऐसी ग्रोथ आई है। आगे हेड में रहता, लेकिन इसमें देखो मेरा 6 फीट का अदरक हो गया है। मेरा हेड भी 6 फीट उसको देखो 6 फीट हो गया है, और अंदर भी इधर भी बहुत बड़ा देखो, इसका भी हेड बहुत हो गया है, और इधर भी बड़ा सा देखो, इधर आधा किलो से ज़्यादा माल लगा इधर चलो है। इधर उसको 2-3 महीने बाकी है, उसके बाद मुझे ऐसा लगा उसको अभी तक ये बताओ, अदरक में कितने किलो कितना ग्राम का अदरक कंद लगता है औसतन? 300 से 400। 300 से 400। अच्छे से अच्छा रहा रासायनिक खेती में। आपके यहाँ महाराष्ट्र में लगता है अदरक ना? हाँ, लगता है। हाँ, आधा किलो से लेकर के इसका 1.5 किलो तक कंद आया है। फिर मैं एक दिखाता हूँ,
ये आपका मैं पहुंच रहा हूँ बुरहानपुर और जलगांव जिले के उन किसानों के पास जिन्होंने अपने 60 किलो का प्रोडक्शन निकाला जा सकता है। आपकी मिट्टी यहाँ इतनी अच्छी है। ये जो है बुरहानपुर के अजीज लकड़े वाला जी का खेत है। लगभग उनकी जो है 125 एकड़ खेती है। बुरहानपुर ये है जो दिनेश जायसवाल जी, इन्होंने जीवन में पहली बार दूसरा किसान है। और प्रॉपर वहाँ अग्निहोत्र होना, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, ये सब चलाते कंटिन्यू। बहुत शानदार जो है इनकी भी उपज आ गई है। एक दो किसान और हैं, उनकी वीडियो एक जो है वीडियो एक प्याज का किसान है, ये देख लीजिए। इसका स्टेटमेंट भी बहुत शानदार है। ये अकोला का किसान है। नमस्कार किसान साथियों, वंदे मातरम। बहुत गरीब किसान था, मतलब इसको इसके पास पैसे नहीं उतने खेती के लिए। ये अपनी प्याज है, ये प्याज के ऊपर ये बहुत बड़ी प्याज बन गई अपनी। और इसको अपन ने लगा के समय दिया था ऊर्जा जल और फसल के बाद में दिया अपन ने इसको D+ और जीवाणु जल। उसके बाद में दिया अपन ने इसको भक्षक तरल और अनुजल। और उसके बाद में जीवाणु जल में अपन ने 25-30 किलो गोवर्धन खनिज खाद दे दिया। उसके बाद में अपन ने इसको PM+ और जीवाणु जल। तो ऐसी ये प्याज को हर सिंचाई में एक एक प्रोडक्ट करके इसको दे दिए। तो इसके देख लीजिए, ये आपकी आंखों के सामने रिजल्ट है। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इससे बढ़िया रिजल्ट हो नहीं सकती। ये रिजल्ट सिर्फ आपको मिलेंगे तो DCBT के अंदर ही मिलेंगे। और जो भी गुरुजी आज किसान भाइयों के लिए कर रहे, ये एक शक्तिवर्धक है और इसके पूरे पॉजिटिव रिजल्ट है। ये अध्यात्म से जुड़ी हुई खेती है। तो इस आपको जो भी काम करना है, खेती की अनुसार ही काम करना है, तो इसका कोई तोड़ नहीं है, सबसे बड़ी बात। और जब गुरुजी के पूरे नियमों से आप खेती करोगे तो आपका सब आपको फसल ही फसल मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि भाई इतनी फसल हो सकती है क्या। तो ये सिर्फ गुरुजी का तकनीकी है, शक्तिवर्धक, और एक ईश्वर जी की कृपा से तो किसान भाइयों को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है खेती में। और इसमें उत्साह बढ़ जाता है, इतना उत्साह बढ़ जाता है कि इससे अगर कुछ काम नहीं किया तो आदमी को सुकून भी नहीं मिलता। तो एक ऐसा क्षण लग जाता है ये खेती करने का, काफ़ी अच्छा आनंद आ रहा। ये सब निसर्ग जो अपना निसर्ग है, निसर्ग के अनुसार है। जो गुरुजी जी बोलते हैं कि भाई अगर उनके नियमों का सब पालन किया तो बोना और घर जाके सोना। तो मैं मिला नहीं, आज तक गया भी नहीं इसका खेत। अभी इसने वीडियो भेजा तो मैंने YouTube पे डाल दिया है। इसने कहा कि मैं पिछले 9 साल से प्याज कर रहा था, इस साल मेरा प्याज जो है 4 गुना है। इतना बढ़िया, कोई बीमारी नहीं। फिर आसपास जो है अकोला में इस साल जो है बारिश होने से प्याज की फसल खराब हुई, बहुत फंगस आया। कोई फंगस वायरस कुछ नहीं।